चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। नाउ ये डायग्राम भी हमें लेना है, ये डायग्राम भी हमें लेना है, एक्स वाई जेड तीनों को लेना है और यहां पे कुछ लिखना है। इट चेंजेस, कोरियोलिस चेंजेस विथ वेलोसिटी, ये इसका पूरा वेरिएशन है, चेंजेस विथ वेलोसिटी। इफ, अब किस तरह का वेलोसिटी, इफ द स्पीड ऑफ अर्थ, स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस, मतलब कोरियोलिस इंक्रीज। और एक और देना है, अब मान लो आपने अपने बाइक की स्पीड बढ़ा दिया, मतलब इफ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। अब उस स्पीड ज्यादा के बाद बाइक से जंप लगाएं तो सेम कंडीशन विल ऑकर, डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, इफ द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट increases, it also increases, it also increases। तो 3 पॉइंट इसके साथ ध्यान में रखना है। इट मस्ट नॉट वर्क इफ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, मतलब जो रुका हुआ है उस पर काम नहीं करेगा ये। अगेन इट विल नॉट वर्क इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग वेस्ट टू ईस्ट, तब भी काम नहीं करेगा। वेस्ट टू ईस्ट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है ना, वो तो लीनियर वेलोसिटी यूनिफॉर्म। हाँ, जब वो अगेंस्ट द वेलोसिटी काम करने लगेगा तब काम करेगा, क्योंकि उसमें ट्रैक चेंज हो रहे हैं और सीधे सीधे में कोई ट्रैक तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो सीधा दौड़ रहा है। हाँ, ट्रेन में जब बैठे रहो तो ट्रेन में मान लो हम चल रहे हैं, उसमें जंप भी लगा लें तो हमारा कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर ट्रेन से कूद के नीचे आ गए तो तब चेंज हो जाएगा। तो वही कहानी है यहाँ पे। ट्रेन वाला भी एग्जाम्पल बहुत सुटेबल है। सपोज वी आर जंपिंग इन अ ट्रेन, आवर पोजीशन मस्ट नॉट चेंज। ट्रेन में सिक्का उछालते हैं, हाथ में ही गिरता है, तो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन सिक्का उठा के बाहर फेंकें तो दैट मे फॉल एट डिफरेंट लोकेशन। तो ये है कोरियोलिस, जो वेलोसिटी के रेफरेंस में काम करता है। तो दैट इज द कोरियोलिस फोर्स। अब एक लास्ट का पॉइंट, कोरियोलिस अफेक्ट्स, लास्ट पॉइंट है कोरियोलिस अफेक्ट्स मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक, मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक विंड सर्कुलेशन, अगेन ओशियन करंट, अगेन नेक्स्ट वन इज ओशियन करंट, एंड अगेन एरोप्लेन। तो एरोप्लेन में भी ये अफेक्ट करता है, जो हवाई जहाज सीधा उड़ाते हैं उस पर ये काम कर जाता है। तो इवन एरोप्लेन, ओशियन करंट, विंड आर गाइडेड बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस ऑल्सो, कोरियोलिस इज रिलेटेड विथ, कहो तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब सिंपल इमेजिन करो, यू आर राइडिंग अ बाइक, ठीक है। अगर बाइक को हम 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से निकाल रहे हैं और उस पर कोई पिलियन जंप कर गया, तो उसका डिफ्लेक्शन 10 किलोमीटर पर बहुत कम होगा। अब आपने बाइक को दौड़ाया 100 किलोमीटर पर आवर पे, अब वो जो जंप करेगा वो बहुत आगे, हो सकता है सुपरमैन बन जाए जब वो गिरेगा तो, या कोलाइड कर जाए एकाएक बाइक तो वेलोसिटी हमारे बॉडी में फिर आ जाती है मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ, और डिफ्लेक्शन फिर ग्रेटर होता है। दोनों अलग अलग कंडीशन को इवेलुएट करो। पहला, सरफेस की वेलोसिटी अगर बढ़ गई तब क्या होगा, तो इफ वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग अर्थ इंक्रीजेस, कोरियोलिस विल इंक्रीज अकॉर्डिंगली, तब भी कोरियोलिस इंक्रीज करेगा। इफ वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, दैट इज द सेकेंड कंडीशन। दो कंडीशन इसके साथ है। पहला कंडीशन इंडिपेंडेंटली लेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग अर्थ इफ इंक्रीजेस, इन दैट केस डिफ्लेक्शन मे बी ग्रेटर, ये पहला कंडीशन है। इफ द रोटेशन स्पीड रिमेन सेम बट वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, इन दैट केस अगेन कोरियोलिस में इंक्रीज। दोनों अलग अलग कंडीशंस, ठीक है।
दोनों अलग कंडीशन है, अच्छे से इसको बैठा लो दिमाग में। वही मोटरसाइकिल या ट्रेन वाला एग्जाम्पल, कि अगर ट्रेन की स्पीड बहुत धीरे है, प्लेटफॉर्म से चली है, तो आप वहीं उतरोगे जहां पे आप जंप लगा रहे हो। अगर ट्रेन की स्पीड हो गई 100 km/h, यू मस्ट नॉट फॉल एट द सेम लोकेशन, वहां पे नहीं उतरेंगे, थोड़ा आगे गिरेंगे। तो दैट इज द वे कोरियोलिस वर्क। ट्रेन वाला एग्जाम्पल यहाँ पे रखना है, और इसके फिजिक्स में घुसेंगे तो बहुत डिटेल है ये, फिर तो एंगुलर मोमेंटम और पता नहीं इतने सारे फॉर्मूला आ जाएंगे कि दैट मे कंफ्यूज अस, बहुत कंफ्यूजन फिर आ जाएगा। बस सीधा समझना है, लीनियर वेलोसिटी चेंजेस एंड ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम ओरिजिनल पाथ, दैट इज द थिंग्स। अब और चलते हैं थोड़ा सा और आगे कि और इससे क्या होता है। नाउ वी आर वेरी मच ट्यून्ड विथ आवर बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, दैट इज कॉल्ड सिरकाडियन रिदम। इसी का नाम है सिरकाडियन रिदम। तो नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल क्लॉक सिरकैडियन रिदम। रिदम इज रेगुलेटेड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ, इज रेगुलेटेड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ। अब ये कैसे होता है? तो देखो, वी आर वेरी फैमिलियर विथ ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट। आवर बॉडी, आवर मेटाबॉलिज्म, आवर एसिमिलेशन प्रोसेस, सब कुछ इसी से होता है। जैसे ही सन रे आएगा, बॉडी एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही नाइट होगा, जो स्लीपीनेस है, थोड़ा थोड़ा नींद आने लगती है। तो दैट इज क्वाइट एडॉप्टेशन ऑफ ह्यूमन एंड ऑर्गेनिज्म। अब रिसेंटली क्या हो रहा है कि नाउ थिंग इज चेंजिंग ड्यू टू आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ लाइट, आवर सिरकेडियन रिदम गॉट अफेक्टेड। अब रात में नींद नहीं आती है रात में नींद नहीं आ रही है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस खराब हो गया है, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। हेल्प इन स्पेस लॉन्च, रोटेशन हेल्प्स, रोटेशन हेल्प्स इन स्पेस लॉन्च। अब ये स्पेस लॉन्च में कैसे हेल्प करता है? ये वाला स्पेस लॉन्च। अब स्पेस लॉन्च में कैसे हेल्प करेगा वो समझते हैं। कोरियोलिस हेल्प्स इन स्पेस लॉन्च। कैसे हेल्प करता है कि देखो, एट इक्वेटर द वेलोसिटी फाउंड अबाउट 1650 km/h। तो इफ वी लॉन्च आवर स्पेस क्राफ्ट, कुछ ऐसे, तो एडिशनल वेलोसिटी विल बी गिवन बाय द रोटेटिंग अर्थ। जो हम फेंकते हैं, किसी चीज को बाहर थ्रो कर रहे हैं, तो एडिशनल 60-50 किलोमीटर विल बी गिवन बाय द रोटेटिंग अर्थ, एंड आवर शटल मे रीच escape वेलोसिटी। और इसको क्या चाहिए? escape वेलोसिटी। ये क्या होता है? मिनिमम रिक्वायर escape वेलोसिटी। escape वेलोसिटी मीन्स minimum required velocity to cross the gravitational force of earth। जब तक वो वेलोसिटी अबाउट 17 km/s का अचीव नहीं होगा, हम लोग अर्थ के ग्रेविटी को पास नहीं कर पाएंगे। तो यहां इक्वेटर के पास दैट कैन बी अचीव्ड सो इजीली विथ लेस इफर्ट। बहुत कम एफर्ट के साथ वहां पर पहुंचा जाता है। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन आर लोकेटेड नियर इक्वेटर। सारे स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन इक्वेटर के पास होते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि फ्रांस इज अ यूरोपियन कंट्री। फ्रांस तो यूरोप में बहुत ऊपर है। लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ फ्रांस इज लोकेटेड वेयर? कभी देखा? हम लोग भी यूज करते हैं उसका, केन्स। केन्स मीन्स साउथ अमेरिका। तो फ्रांस हैज एस्टैब्लिश्ड द लॉन्चिंग स्टेशन नियर इक्वेटर इन साउथ अमेरिका ड्यू टू दिस कॉज। इसी कारण उसने यहां पर लगाया है। तो ये सारे कुछ पॉइंट हैं, रोटेशन, बायोलॉजिकल क्लॉक। अगेन कई बार स्पेस ऑब्जर्वेशन में भी ये हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट कर लेते हैं, हेल्प्स इन स्पेस और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन होता यह है कि ड्यूरिंग नाइट स्काई स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट रिमेन विजिबल टू अस
तो वी मे चेक देयर लोकेशन मूवमेंट ड्यूरिंग नाइट। दिन में तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो इसी चीज को यहां पर कहा गया। हाँ, स्पेस क्राफ्ट को जीरो रहेगा तो कोई अपोज नहीं करेगा और सपोर्ट ही करेगा। सीधा स्पेस लॉन्च करेंगे क्राफ्ट तो वो सीधा सीधा ही चला जाएगा। हाँ, वो भी इसको दिक्कत नहीं करेगा, कोरियोलिस दिक्कत नहीं करेगा, और कोरियोलिस स्पेस में काम नहीं करेगा। कोरियोलिस विल वर्क अप टू सम हाइट, बहुत से बहुत तो 8 to 10 किलोमीटर इज द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। 8 से 10 किलोमीटर तक ये दिखेगा, उसके ऊपर कोरियोलिस फ्री है। तो देयर इज लिमिटेशन ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो असर है, लेकिन यहां पर जीरो है तो उसका कोई इंपैक्ट वाकई नहीं है, कोरियोलिस का भी नहीं है। तो सेम चीजें आ रही हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग एक छोटा सा यहीं पे ये पूरा पॉइंट हो गया रोटेशन का, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट यहां पे बॉक्स बना के लिख लो, सिडेरियल डे वर्सेस सोलर डे। तब तक हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं विथ दिस नॉलेज। क्या क्वेश्चन आते हैं उसको समझ लो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्लियर योर कॉन्सेप्ट एज वेल। अब देखो क्या है क्वेश्चन, सॉल्व करो थोड़ा। क्या लिखा हुआ है, बोथ इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। सब पे यही आ रहा है, तो देख लेते हैं इसका क्या आंसर आ रहा है। इनका भी बोथ ही आ रहा है, मतलब ये भी पढ़े हैं इसका भी वही आ रहा है। तो द क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर। विंड वेलोसिटी मींस आवर स्पीड इफ चेंजेस, कोरियोलिस में चेंज, में इंक्रीज। वो जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे ही कोरियोलिस बढ़ जाएगा। इट इज काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी। अगेन मैक्सिमम एट पोल ड्यू टू कर्वेचर नेचर ऑफ अर्थ। बहुत सारे वहां पे ट्रैक आ रहे हैं। अब चलते हैं फिर अपने वाले पार्ट पर, बहुत पुराना नहीं है। दिस वॉज नाउ जस्ट राइट अ सिंपल पॉइंट, दैट इज सिडेरियल डे एंड वर्सेस सोलर डे। बस एक लाइन लिखना है। पहला लिख लेते हैं, सिडेरियल डे इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन स्पिन या रोटेशन विथ रेफरेंस टू अ डिस्टेंट स्टार। मतलब दूर के तारे के रेफरेंस में जब हम वो लोग अर्थ के रोटेशन को करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सिडेरियल डे। सिडेरियल डे इट स्पेन्स फॉर 23 आवर, स्पैन SPANS, स्पेन्स फॉर 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट ले लेंगे। वाइल सोलर डे is time taken by Earth in one rotation या spin with respect to Sun. It spans for 24 hours and calculated at noon. 12 बजे दिन में कैलकुलेट होता है, at noon दोबारा फिर से वो सर पे आ जाएगा। और एक पॉइंट इसमें लेना है, 4 मिनट एक्स्ट्रा अर्थ टेक as it moves ahead about 1 degree from previous position। क्योंकि जब तक वो दोबारा इस ये पोजीशन पर नून दोबारा जब तक आएगा तब तक अर्थ अपने ऑर्बिट में थोड़ा सा 1 डिग्री आगे चली जाती है। तो दैट इज वाई 24 आवर इज टेकन बाय अर्थ। अब नेक्स्ट लेंगे हम लोग, दैट इज रिवोल्यूशन। सेकेंड मूवमेंट ऑफ अर्थ इज रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। बहुत डिटेल टॉपिक है, थोड़ा स्लो चलेंगे इसको। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अब आओ समझते हैं। लाइक आवर रोटेशन, अ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ हैपेंस ऑन अ पाथ दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। तो यहां पे अपना सन है और इसके अराउंड अपना अर्थ, इसके अराउंड अपना अर्थ है। और अर्थ क्या करता है यहां पे, तो अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑन इलिप्टिकल पाथ। ये पाथ सर्कुलर नहीं है, दैट इज एलोंगेटेड और इलिप्टिकल पाथ। ये जो पाथ है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। इसी को कहते हैं ऑर्बिट ऑफ अर्थ। अर्थ अगेन इट इज एन इलिप्टिकल पाथ। अब वो इलिप्टिकल पाथ के साथ क्या है, पहले तो इसमें भी टिल्ट एक देखते हैं, दैट इज
नॉट प्लेन, ये स्ट्रेट नहीं है। अब यहां क्या है, तो इलेप्टिकल पाथ इज अगेन टिल्टेड। इफ वी सपोज, थोड़ा दूसरा डायग्राम ले लेते हैं, टिल्ट, इसमें टिल्ट कितना दिखता है, तो सपोज दिस इज आवर सन एंड दिस इज इमेजिनरी फ्लैट प्लेन, ऐसा कुछ होना चाहिए, फ्लैट इट इज, ये जो है अपना फ्लैट प्लेन है। तो अर्थ इज रिवॉल्विंग ऑन अ tilted plane, that is the tilt. Exactly the earth orbit is about, अगर इसके प्लेन को ऐसे ले लेते हैं, तो the angle between the ideal flat plane and real earth orbit is about 66.5 degree. 66.5 degree. It means that चीजें क्या हुई, तो देखो फ्लैट प्लेन का मतलब हुआ अर्थ को कुछ ऐसे रोटेट करना चाहिए, दैट इज द ऑर्बिटल प्लेन। बट इन रियलिटी व्हाट इज गोइंग ऑन, तो अर्थ इज मूविंग दिस वे अबाउट 66.5 डिग्री एंगल, दिस इज, ये पूरा एंगल है। ऐसे अर्थ सीधा सीधा रोटेट नहीं कर रही है, रेदर अर्थ इज मूविंग दिस वे, ऊपर नीचे हो रहा है अर्थ का रोटेशन, ये खास बनता है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, सीधे सीधे ये नहीं चल रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल टिल्ट। तो ऑर्बिटल टिल्ट मींस टिल्ट। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट पर भी इसको समझ सकते हो कि अगर अर्थ फ्लैट पर चलती तो ऐसे रोटेशन होता, ऑर्बिट का प्लेन ऐसे चलता, ये वाला, लेकिन अर्थ चल कैसे रही है, तो एक बार नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, ऐसे हो रहा है। तो दैट इज द एग्जैक्ट मूवमेंट ऑफ अर्थ रोटेशन। तो ऑर्बिटल टिल्ट इट इज अबाउट 66.5 डिग्री ऑन प्लेन। अब दूसरा फैक्ट्स देखते हैं कि सम टाइम अर्थ कम्स क्लोजर, बहुत नजदीक आ जा रही है, तो नियरेस्ट डिस्टेंस, नियरेस्ट टू सन, द नियरेस्ट डिस्टेंस between the sun and earth is called perihelion. Perihelion. And the farthest distance between sun and earth is called aphelion. Aphelion. अब इसमें भी थोड़ा एक मैकेनिज्म है, एक थोड़ा कॉन्सेप्ट है। पेरीहेलियन ऑकर ऑन 3rd of January. 3rd of January. And aphelion occur mostly on 4th of July. 4th of July. अब यहां देखो पैराडॉक्सियल कंडीशन क्या है कि ऑन 3rd of January वी आर एक्सपीरियंसिंग विंटर सीजन, जबकि यहां तो नजदीक है। और 4th of July, the farthest distance between sun and earth, despite that we are experiencing summer season, गर्मी उस समय ज्यादा लगती है। तो इज इट रॉन्ग और राइट, और अगर राइट है तो क्यों है, कुछ सोचो इसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा। टिल्ट है या कुछ और रीजन है, ये बताओ। फिर से चलते हम लोग, है तो सही है, हो तो ऐसे ही है, तो फिर हमें ऐसा warmth during perihelion, why not feel us such a warmth during perihelion condition, हमको गर्मी क्यों नहीं लगती है। नहीं, ये नहीं है एक्चुअली। एग्जैक्ट रीजन इज वी आर लोकेटेड हियर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वी आर लोकेटेड हियर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ सन, ठीक है। तो जब एपहेलियन होता है, इन दैट केस वी आर क्लोज टू सन, तब ऐसे एपहेलियन के कंडीशंस में हम लोग क्लोज होते हैं, इन फ्रंट ऑफ सन होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट, व्हाइल इन पेरीहेलियन सदर्न हेमिस्फीयर कम्स इन फ्रंट ऑफ सन। तो ऑस्ट्रेलिया और साउदर्न कंट्री में एक्सपीरियंस सच अ वार्मथ, तब उसको वो गर्मी लगेगी, मतलब हम ऊपर हैं, दैट इज व्हाई वी आर सेफ फ्रॉम ए स्कॉर्चिंग हीट ऑफ सन ड्यूरिंग पेरीहेलियन। और हम यहां पे होते हैं, डायरेक्ट सनलाइट फॉल करता है नीचे। फिर जब अर्थ नीचे आएगी दिस वे,
तो इन दैट केस वी विल हैव समर सीजन। फिर ये ऊपर जाएगी तो फिर हमारा विंटर स्टार्ट हो जाएगा। तो 66.5 टिल्ट इज हियर इन ऑर्बिटल पाथ, और यही पूरा डिटरमाइन कर रहा है सीजन्स वगैरह। और ड्यूरिंग विंटर पेरीहेलियन ऑकर्स, वो होता है विंटर में। दैट इज वाई वी आर नॉट रिसीविंग द हीट आउट ऑफ सन, इसीलिए हम लोग बच जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहां पे। तो देखो ऑन 3rd of January आवर लोकेशन, इंडिया का अगर लोकेशन लेंगे तो इंडिया इज हियर एंड ऑस्ट्रेलिया इज हियर। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, दैट इज वाई वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग सच अ हीट। अब टाइम कितना लगता है इसमें पेरीहेलियन, एपहेलियन और पूरा घूमने में? तो कितना टाइम लगा? दैट इज टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। One revolution, it is 365 days and 6 hours. Mainly 365 days and 6 hours. That is called 1 year. इसी को कहते हैं 1 year. What about 6 hours? तो कॉन्जिक्यूटिवली, हाँ, हर साल जो है इसको 6 जोड़ के 29 लीप ईयर का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। That is called 1 year or leap year after 4 year with 29 day in February, 29 day in February। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हमने इसको लेके सेट किया हुआ है। अगेन इसमें भी वेलोसिटी होगा, अर्थ की वेलोसिटी इसमें भी दिखाई पड़ेगी। तो वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, इट चेंजेस। इसमें वेलोसिटी खास है, वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म, नॉट कांस्टेंट, नॉट यूनिफॉर्म है, ये नॉट यूनिफॉर्म है। अब पेंडुलम वाली घड़ी देखी, याद है सबको? पेंडुलम वाली घड़ी, उसका स्पीड चेंज होता है और एक ही जैसा फिक्स रहता है? चेंज होता है। एट दिस पॉइंट स्पीड रिड्यूसेस टू 0, यहां पे घट के 0 हो जाता है, लेकिन बीच में मैक्सिमम होता है और फिर वो आगे जाके 0 होता है। तो दिस वे स्पीड चेंजेस। सिमिलरली रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ चेंजेस। यहां पर मिनिमम स्पीड होगा एट फारदेस्ट डिस्टेंस, स्पीड मतलब वेलोसिटी will minimum and at this point, मतलब जब बीच में होगा इस समय स्पीड मैक्सिमम हो जाता है। दैट इज द आउटकम ऑफ द रिवोल्यूशन, आउटकम ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। ये सारा ग्रेविटी है। सोचो क्या हो रहा है जब सन उसको खींचता है अर्थ को, ऐसा। तो जब अर्थ उसके पास आती है तो अर्थ इज गाइडेड बाय द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, यहां पे खींचा। उसके बाद वो कोलाइड नहीं करती है, अपने ऑर्बिट में आगे जाती है, आगे जाकर फिर से वहां पर स्लो होती है, फिर से सन उसको खींच रहा है। तो दैट इज द वे अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ऑर्बिट, ये हो रहा है। इट इज गाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। तो जब सन की ग्रेविटी ज्यादा होती है उस समय इस वेलोसिटी इंक्रीज करती है, फिर एट फारदेस्ट एक्सटेंट वेलोसिटी रिड्यूसेस, फिर वो नीचे आता है, कम होता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। एवरेज स्पीड इज जस्ट अबाउट 29 to 31 किलोमीटर पर क्या सेकेंड, पर सेकेंड है ये। ऑन एन एवरेज अर्थ मूव्स एट द स्पीड 29 to 31 किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत धीरे, इतना तो हम लोग दौड़ भी लेते हैं, नहीं 29। तो दैट इज द स्पीड। अच्छा, विच ऑब्जेक्ट, सन मूव करता है ज्यादा तेज या अर्थ? विच इज मूविंग फास्टर, सन और अर्थ? रिवॉल्विंग, रिवोल्यूशन का स्पीड किसका ज्यादा है? अर्थ का है या सन का है? सन का या अर्थ का? याद करो, गैलेक्टिक रिवोल्यूशन, स्पीड ऑफ गैलेक्टिक रिवोल्यूशन वाज
250 किलोमीटर पर सेकेंड था ना, तो उसका ज्यादा है। तो स्पीड ऑफ सन इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ अर्थ। सन की स्पीड ज्यादा है, वो 250 है, अपना 29 to 30। ठीक है, अब आओ आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, रिवोल्यूशन। यहां क्लियर है सब? डायग्राम बना लिया सबने? कीवर्ड्स रखने हैं यहां पे? हाँ, लिख लो इसको। घर पे क्वेश्चंस ले लेंगे, उसी पे डिटेल करके लाना है सबको घर से। ठीक है, एक बार लिख लेंगे तो कहानी पूरी बन जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पेरीहेलियन, एपहेलियन। और डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, 5 लाख किलोमीटर का डिफरेंस है, वो पूछता नहीं है कोई। आगे चले, चलो। नाउ द इंपैक्ट ऑफ रिवोल्यूशन। इंपैक्ट समझना है, इसका क्या इंपैक्ट होता है। तो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो द इंपैक्ट ऑफ रिवोल्यूशन। अब देखो, इंपैक्ट ऑफ रिवोल्यूशन, द वेरी फर्स्ट एंड डिटेल्ड इंपैक्ट इज ऑकरेंस ऑफ सीजन। ऑकरेंस ऑफ सीजन या सीजनल चेंज, शॉर्ट में कर लेते हैं। सीजनल चेंज इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। पहले तो वी शैल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सीजन। सीजन क्या होता है? हाउ कैन वी डिफाइन? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इन द पीरियड अबाउट 3 to 4 month। तो 3 से 4 महीने में जब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बदलते हैं, दैट इज कॉल्ड सीजन्स। चेंज इन रेनफॉल पैटर्न, चेंज इन टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड डायरेक्शन, इफ टेक प्लेस, दैट विल बी डिनोटेड बाय द टर्म सीजन। तो उसी को डिनोट करने के लिए जो टर्म आया वो है सीजन। फॉर लॉन्ग टर्म चेंज वी हैव वर्ड क्लाइमेट। ठीक है, फॉर डे टू डे चेंज, आवर टू आवर चेंज, वी हैव डिफरेंट वर्ड कॉल्ड वेदर। अब और सीजनल चेंज कैसे होता है, एक डिटेल डायग्राम लेते हैं। सपोज दिस इज पोजीशन ऑफ सन, यहां पे अपना सन है, एंड वी शैल बिगिन आवर जर्नी फ्रॉम द मंथ मार्च। मार्च से जर्नी को स्टार्ट करते हैं कुछ यहां से, दैट इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। और ऑन 22nd और 23rd ऑफ मार्च द डायरेक्ट सन रे फॉल्स ओवर इक्वेटर। 0 डिग्री को इक्वेटर कहा जाता है, एंड इक्वेटर इज द पॉइंट सेपरेट्स अर्थ इनटू 2 हाल्व्स, 2 बराबर भागों में बांटता है। अब देखो यहां क्या होगा कि 0 डिग्री एंड दैट इज द 22nd और 23rd ऑफ मार्च। ऑन दिस डे बोथ हेमिस्फीयर रिसीव्स इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट। दोनों का अमाउंट इक्वल होगा। एवरीवेयर लेंथ ऑफ डे एंड नाइट रिमेन इक्वल। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात हो जाती है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। इसी को कहते हैं इक्विनॉक्स एंड सर्किल ऑफ बोथ हेमिस्फीयर ऑलमोस्ट एक्सपीरियंसेस इक्वल अमाउंट ऑफ द सन रेज। दोनों का बराबर होता है। अगेन, अब इसके आगे क्या होगा? आफ्टर 3 month, 3 महीने बाद, द पोजीशन ऑफ अर्थ वुड बी हियर। यहां पर नॉर्थ पोल एंड दैट इज द पोजीशन ऑफ साउथ पोल। नाउ व्हाट वुड बी कॉन्सिक्वेंस बाय रीचिंग दिस पोजीशन? नाउ द सन रे विल फॉल ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नहीं, नॉर्थ का है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वे रिसीव मैक्सिमम डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट विल रिसीव्ड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। In this phase of time, entire northern hemisphere will experience more sunlight than the southern hemisphere. Northern hemisphere may witness longest length of the day. सबसे लंबा दिन यहीं पे गिरेगा। Again, this is the extreme position up to
द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स, इसके आगे सनलाइट सीधा वाला नहीं पहुंचता है। तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड सॉल्स्टिस। सॉल्स्टिस, सॉल्स्टिस। और सॉल्स्टिस, अब दिस ऑकर ड्यूरिंग समर, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड summer solstice. The day of summer solstice is 21st of June.